हेलो दोस्तों, कैसे हैं। जहाँ तक हम कल आर्टिकल 16 ख़त्म कर चुकी थी और आज मैं आर्टिकल 17 और 18 19 ये तीनों आर्टिकल्स को ख़त्म करेंगे। तो एक मोटिवेशनल स्पीच हो जाए। मंजिल मिलेगी भटक कर ही सही, मंजिल मिलेगी भटक कर ही सही, गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। तो चलिए मैं अपने आर्टिकल्स पे आती हूँ। तो जहाँ तक आर्टिकल 17 क्या बोलता है, आर्टिकल 17 औपनिवेशिकता का अंत। आर्टिकल 17 में औपनिवेशिकता का प्रावधान है। औपनिवेशिकता का अंत। भारत के संविधान में औपनिवेशिकता को परिभाषित नहीं किया गया है। भारत के संविधान में औपनिवेशिकता को परिभाषित नहीं किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने जयसिंह बनाम भारत संघ 1976 के बाद में औपनिवेशिकता का अर्थ ऐतिहासिक बताया। सर्वोच्च न्यायालय ने जयसिंह बनाम भारत संघ 1976 के बाद में औपनिवेशिकता का अर्थ ऐतिहासिक बताया। सर्वोच्च न्यायालय ने जयसिंह बनाम भारत के बाद में 1976 में औपनिवेशिकता को ऐतिहासिक बताया। महात्मा गांधी ने कहा कि छुआछूत पाप है। महात्मा गांधी जी बोले कि छुआछूत पाप है। भारतीय समाज में लंबे समय से औपनिवेशिकता होती रही है। महात्मा गांधी जी बोले भारतीय समाज में लंबे समय से औपनिवेशिकता होती रही है। जैसे जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर अभी भी होता है, पहले भी होता था। जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर किसी को कोई अगर छू दिया तो औपनिवेशिकता, छुआछूत माना जाता है। तो पहले से भी था और अभी भी थोड़ा बहुत प्रावधान है ही। तो आर्टिकल 17 में ये प्रावधान किया गया। आर्टिकल 18 में जो प्रावधान किया गया, उपाधियों का अंत। जितने भी उपाधि था उनका अंत कर दिया गया। जैसे उपाधियों, राज्य किसी भी व्यक्ति को उपाधि प्रदान नहीं करेगा। राज्य किसी भी व्यक्ति, आर्टिकल 18 में राज्य किसी भी व्यक्ति को उपाधि प्रदान नहीं करेगा। आर्टिकल 18(1) में जो प्रावधान है, राज्य सेना या विधि के सिवाय कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा। आर्टिकल 18(1) में प्रावधान है, राज्य जैसे जनरल का आता है, सीओ का आता है, सेना में जिसका बड़ा बड़ा पद पे आता है, कर्नल, लेफ्टिनेंट, ये सब उपाधि के सिवाय और कोई उपाधि राज्य प्रदान नहीं करेगा। आर्टिकल 18(1) में इसका प्रावधान है। आर्टिकल 18(2) में भारत के कोई नागरिक किसी विदेशी राज्य से कोई भी उपाधि स्वीकार नहीं करेगा। आर्टिकल 18(2) में जो प्रावधान है, भारत के कोई भी नागरिक किसी भी विदेशी राज्य से कोई भी उपाधि स्वीकार नहीं करेगा। आर्टिकल 18(3) में जो प्रावधान है, कोई विदेशी जो राज्य के अधीन लाभ के पद पर है, जैसे कोई विदेशी, आर्टिकल 18(3) में जो प्रावधान है, कोई विदेशी जो लाभ के पद पर कार्य कर रहा है, राष्ट्रपति के सहमति के बिना उपाधि धारण नहीं करेगा। आर्टिकल 3 में विदेशी का है, अगर विदेशी भारत में कार्य कर रहा है और राष्ट्रपति कोई उपाधि उन्हें सम्मान भेंट किया जा रहा है, तो राष्ट्रपति के सहमति के बिना वो उपाधि हासिल नहीं करेगा, प्राप्त नहीं करेगा। आर्टिकल 18(4) में जो प्रावधान है, कोई व्यक्ति चाहे वह भारतीय हो या विदेशी हो, यदि राज्य के अधीन लाभ का उपाधि धारण करता है तो राष्ट्रपति की सहमति के बिना भेंट उपलब्धियां स्वीकार नहीं करेगा। अब जैसे कोई विदेशी या भारतीय को कोई लाभ का उपाधि प्रदान किया जा रहा है, तो पहले राष्ट्रपति का इजाजत लेना होगा, उसके बाद वो उपाधि भेंट करेगा। तो आर्टिकल 18(4) में ये प्रावधान है। उपाधि के अंत के बारे में संविधान सभा में एक तो क्वेश्चन है जिसको आपको कल कमेंट में आप जरूर बताइएगा। उपाधि के अंत के बारे में संविधान सभा में सबसे पहले किसने बोला? उपाधि के अंत के बारे में संविधान सभा में सबसे पहले किसने बोला? इस क्वेश्चन को आप कमेंट बॉक्स में जरूर इसका आंसर दीजिएगा। किसने बोला ये है। और पद्म पुरस्कार 1954 में शुरू हुआ था। पद्म पुरस्कार 1954 में किया गया था। पद्म पुरस्कार कोई उपाधि के अंतर्गत नहीं आता है। पद्म पुरस्कार जो है 1954 में शुरू किया गया था और पद्म पुरस्कार कोई उपाधि के अंतर्गत नहीं आता है। आर्टिकल 19 से 22 स्वतंत्रता का अधिकार। आर्टिकल 19 से 22 स्वतंत्रता का अधिकार। आर्टिकल 19 में जो प्रावधान किया गया, आर्टिकल 19 भाषण तथा व्यक्ति की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। आर्टिकल 19 में जो स्वतंत्रता का प्रावधान है, भाषण तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। भाषण और अभिव्यक्ति में मौलिक अंतर है। भाषण और अभिव्यक्ति में मौलिक अंतर है।
अभिव्यक्ति के अंतर्गत लिखकर, बोलकर तथा सांकेतिक माध्यम शामिल होते हैं। अभिव्यक्ति के अंतर्गत लिखकर, बोलकर, सांकेतिक इशारा करके माध्यम से शामिल होते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने समय समय पर अभिव्यक्ति के अधिकार को परिभाषित किया। सर्वोच्च न्यायालय ने समय समय पर अभिव्यक्ति के अधिकार को परिभाषित किया। लोकतांत्रिक राष्ट्र में अभिव्यक्ति के अधिकार अत्यधिक महत्वपूर्ण है। लोकतांत्रिक राष्ट्र में अभिव्यक्ति के अधिकार अत्यधिक महत्वपूर्ण है। आर्टिकल 18(19)(1) में भाषण या अभिव्यक्ति का अधिकार है। आर्टिकल 18(19)(b) में जो प्रावधान किया गया है, शांतिपूर्वक निरायुध सम्मेलन का अधिकार, प्रदर्शन, जुलूस निकालना इत्यादि। अशांतिपूर्वक किसी दूसरे का मौलिक अधिकार का हनन न हो, शांतिपूर्वक आर्टिकल 18(19)(b) में जो प्रावधान है, किसी दूसरे का मौलिक अधिकार का हनन न करते हुए शांतिपूर्वक आप जुलूस प्रदर्शन कर सकते हैं। आर्टिकल 18(19)(b) में आर्टिकल 19(c) में जो प्रावधान है, संगम, संघ या सहकारी समिति बनाने का अधिकार। आर्टिकल 18(c) में है, आप संगम, संघ, सहकारी समिति बना सकते हैं। तो सहकारी समिति बनाने का सी में सहकारी समिति बनाने का अधिकार है। आर्टिकल 19(c) में भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वोच्च आवास संरचना करने का अधिकार। भारत के राज्य क्षेत्र में आप सर्वोच्च आवास संरचना कर सकते हैं। आर्टिकल 18(d) में ये 19(d) में ये प्रावधान किया गया है कि आप भारत के अंदर कहीं में भी संरचना घूम फिर सकते हैं। आर्टिकल 18(e) में जो 19(e) में प्रावधान किया गया है, आर्टिकल 19(e) में प्रावधान किया, भारत में किसी नागरिक को भारत राज्य क्षेत्र किसी भी भाग में निवास करने का अधिकार है। आर्टिकल 18(e) में जो प्रावधान है, भारत के कोई भी नागरिक भारत के किसी भी राज्य में निवास करने का उनका प्रावधान है, आर्टिकल 18(e) में है। आर्टिकल 19(f) यह संपत्ति का अधिकार था। आर्टिकल 19(f) संपत्ति का अधिकार था। संपत्ति का अधिकार था। सरकार ने 44वें संविधान संशोधन किया और 1976 में इसे आर्टिकल 300(a) में कर दिया। संपत्ति के अधिकार था आर्टिकल 19(f), जिसे सरकार ने 1976 में 44वें संविधान संशोधन में इसे 300 के ए में कर दिया। इसे मौलिक अधिकार के अंतर्गत हटा दिया गया, नहीं रखा। आर्टिकल 19(g) किसी भी यह संपत्ति का अधिकार था और सरकार ने इसे 44वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से हटा दिया। आर्टिकल 19(g) किसी भी नागरिक को व्यवसाय, व्यापार, आजीविक कारोबार करने का अधिकार है। आर्टिकल 19(g) में जो प्रावधान है, किसी भी नागरिक को व्यवसाय, भारत के किसी भी राज्य में स्वच्छ रूप से व्यवसाय, व्यापार, आजीविक करने का प्रावधान है। आर्टिकल इसका जो है निर्बंध, इस पे निर्बंध भी लगाया गया है, जैसे कि इस अधिकार पर युक्त निर्बंध लगाया गया है। साधारण जनता के हित से जुड़ी हो, साधारण जनता के हित से जुड़ी हो, किसी व्यवसाय या व्यापार के लिए तकनीकी अहर्ता है। जैसे कि आप कोई भी व्यवसाय खोल रहे हैं, व्यापार खोल रहे हैं, तो उसके लिए आपको तकनीकी अहर्ताएं होने की आवश्यकता होती है। आप डॉक्टर हैं तो इसका मतलब डॉक्टर है तो आप कुछ सीखे नहीं और आप सुई लगाना स्टार्ट कर दिए, तो इसके लिए इस पर निर्बंध लगाया गया है। और जो व्यापार आपको करना है तो आप सामाजिक तौर पे कीजिए। जैसे कि आप व्यापार कीजिएगा तो आप बम बेचने लगिएगा, बम बनाने लगिएगा, तो ये कोई व्यापार नहीं है, इस पे निर्बंध लगाया गया है। तो यही किसी व्यापार या व्यवसाय से इसलिए वर्णित कर देना राज्य व्यापार पर सहमत ना हो, इसलिए इसे वर्णित कर दिया जाता है। जहाँ तक हमको लगता है कि आर्टिकल 18-19 आपको बहुत ही अच्छी तरह से 17 समझ में आ गया होगा। तो जहाँ तक है कि युद्ध आखिरी सांस तक करना चाहिए। कर्ण को पता था कि मैं हार जाऊंगा, कर्ण को ये पता था कि मैं हार जाऊंगा, लेकिन वो तब पर भी युद्ध में डटा रहा। इसलिए हारना तो सबको है, जो हार के बाद जीत की कोशिश करता है वही असली बाजीगर होता है, और जो हार के बैठ जाए वो असली बाजीगर नहीं होता है। हारना सबको है, लेकिन हार के बाद जीतना वो बहुत ही अच्छा होता है। तो आज के लिए इतना ही। कल मैं फिर मिलूंगी अपने एक नया चैप्टर के साथ। जहाँ तक जय हिंद दोस्तों।